हाय डियर फ्रेंड, आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जो इसके प्रीवियस वाले जो लेक्चर नंबर 5 था उसमें मैंने ये पॉइंट को इंडिकेट करके बताया था कि ये पॉइंट हम फर्दर क्लास में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर नंबर 6 है जो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। लेक्चर नंबर 6, दिस इज द लेक्चर नंबर 6। तो लेक्चर नंबर 6 में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ये जो पॉइंट थे, मेथड्स फॉर प्रिपेयरिंग अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग का जो अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट प्रिपेयर करते हैं तो उसके कई सारे मेथड हैं। इस मेथड के थ्रू हम उसकी बिल्डिंग का एस्टिमेट आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कितने सारे मेथड हैं, तो इन मेथड को हम थोड़ा समझते हैं कि ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। जैसे कि ये पॉइंट मैंने लिखा था कि सर्विस यूनिट मेथड होता है, प्लिंथ एरिया मेथड होता है, फ्लोर एरिया मेथड होता है, कारपेट एरिया मेथड, परसेंटेज मेथड, क्यूबिकल कंटेंट मेथड, टिपिकल बे मेथड, इंपेरिकल इक्वेशन ऑफ CBRI। ये होता क्या है? अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी मेथड एंड कॉस्ट कंपैरिजन मेथड। ये देयर आर 10 मेथड टू यूज प्रिपेयरिंग अप्रॉक्सीमेट स्टेट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, एस्टिमेट ऑफ बिल्डिंग। तो ये बिल्डिंग का एस्टिमेट, अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट निकालने के लिए इतने सारे मेथड हैं। ठीक है, ये सारा कुछ जब भी आप एस्टिमेट करोगे, मेजरमेंट शीट जब बनाओगे ना, तो इन सभी का जो यूज है ना, जो टेक्निक है, वो टेक्निक आपको वहां पर यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, जब ये जानते रहोगे तब समझ में आया। ये आइडियाज आपको अगर पता रहेगा तब आप कर सकते हो। जैसे अगर मैं बताऊं, यहाँ पे पहला टॉपिक क्या है, सर्विस यूनिट मेथड। तो मैं यहाँ पर आपको 1 बाय 1 यहाँ पर एक्सप्लेन भी करते जाता हूँ, लिखते भी जाता हूँ। पहला आपका क्या है, सर्विस यूनिट मेथड। सर्विस यूनिट मेथड में क्या आपको बता रहा है वो चीज़ें मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करके बता दूँ कि ताकि आपको आइडिया मिल जाए। सर्विस यूनिट मेथड, तो सर्विस यूनिट मेथड ये बताता है ना कि जैसे कि एक ही टाइप का वर्क बहुत ज़्यादा बनाना है। जैसे कि मान लो अगर कोई स्कूल बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर एक ही क्लास जैसा डिफरेंट कई कम से कम 10-15 क्लास बनाने हो, तो एक क्लास का अगर आपने एस्टिमेट कर लिया, कॉस्ट फाइंड आउट कर लिया, तो ऐसे जितने क्लास हैं उसमें मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, हमें इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो जो मेथड होता है वो सर्विस यूनिट मेथड होता है। ठीक है, तो अब इसमें आपको आइडिया मिल गया होगा कि सर्विस यूनिट मेथड ये क्या कह रहा है। कि जैसे कि मैं यहाँ पे लिख के भी बता देता हूँ क्या कह रहा है। द सर्विस यूनिट मेथड indicates the most important unit in a structure उसी को सर्विस यूनिट बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? सर्विस यूनिट बोलते हैं। देयर इज नॉट मेथड, सर्विस यूनिट बोलेंगे। इंडिकेट करता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर का हो उसको सर्विस यूनिट बोलते हैं। जो जितने भी इंटायर स्ट्रक्चर होते हैं, आगे पॉइंट में यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। द इंटायर स्ट्रक्चर is divided into number of service unit। सर्विस यूनिट में क्या कर देते हैं हम, डिवाइड कर देते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट अलग अलग होते हैं ना, जितने भी, मतलब अभी मैं अगर कोई अगर बिल्डिंग बना रहा हूँ तो उसमें कई सारे होंगे, बेडरूम होगा, ठीक है। अब जितने भी बेडरूम बनाएंगे वो सारा का कॉस्टिंग एक ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे अगर मान लो कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो जो फर्स्ट फ्लोर पे है वही सेकेंड फ्लोर पे भी है, थर्ड फ्लोर पे भी सेम जैसा है, तो हम फर्स्ट फ्लोर जैसा ही एक सर्विस यूनिट कंसीडर कर लेंगे। फर्स्ट फ्लोर को जितनी क्वांटिटी निकालनी है उसको क्वांटिटी निकाल लेंगे, उसके बाद जितना फ्लोर है उसके बेस पे हम मल्टीप्लिकेशन करते जाएंगे और उसकी कॉस्टिंग फाइंड आउट कर लेंगे।
तो ये चीज़ें सर्विस यूनिट में आती हैं। जैसे मैं यहाँ पे बता रहा था फॉर एग्जांपल कि अगर बात करूँ, फॉर एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ तो फॉर एग्जांपल में क्या है, जैसे कि कोई स्कूल बिल्डिंग बना रहे हैं, इन अ स्कूल बिल्डिंग, अगर मान लो स्कूल कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है, तो उसका सर्विस यूनिट इज ए क्लासरूम। इसका सर्विस यूनिट क्या हो जाएगा, इसका सर्विस यूनिट इज अ क्लासरूम हो जाएगा। क्लासरूम, अब जितने भी क्लासरूम बना है सब एक ही सेम साइज़ के होंगे, ठीक है, जो बना हुआ है एक ही तरीके का बना होगा। जैसे अगर एग्जांपल मैं बताऊं कि अभी जो गवर्नमेंट गुजरात में जो कॉलेजेस बना रही है, गवर्नमेंट कॉलेजेस जितनी बन रही है ना, तो सब देखोगे एक ही जैसे हैं, ठीक है, उनके ब्लॉक टाइप के वो बिल्डिंगें बना रही हैं तो एक ही जैसे देखने को मिलती हैं। तो वो जो बनी हुई हैं, जितने भी ब्लॉक बने हुए हैं वो एक ही जैसे हैं, तो एक ही वो सर्विस यूनिट का काम करेगा, एक सर्विस यूनिट का काम करेगा। फिर बाद में ऐसे जितने बना रहे हैं उसकी एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग क्या हो जाएगी, सेम ही हो जाएगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो इसकी अगर सर्विस यूनिट की जो अगर मैं बात करूं तो अगर सिमिलर कंस्ट्रक्शन एरिया में हो, ठीक है, इन एरिया में सिमिलर कंस्ट्रक्शन हो तो उसको हम एक सर्विस यूनिट की तरह बिहेव करेंगे और उसको कॉस्टिंग उस बेस पे हम फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे अगर मैं बताऊं कि सर्विस यूनिट की अगर मैं बात बताऊं तो जैसे स्कूल कॉलेज होते हैं तो उनकी क्लासरूम सर्विस यूनिट ले लो, हॉस्पिटल है तो बेड ले लो, ठीक है, हॉस्टल है तो स्टूडेंट ले लो, होटल है तो रूम ले लो, थिएटर है तो सीट, स्टेडियम भी सीट, जेल में तो रूम हो जाता है, स्टेबल में एनिमल, वाटर टैंक में लीटर, कितने लीटर का आप बना रहे हो सर्विस यूनिट के बेस पे हो जाएगा, ठीक है, 1000 लीटर का बना रहे हैं तो 1000 लीटर के एक जैसे जितने भी बनाने हैं वो उसी क्वांटिटी के बेस पे आ जाएगा। डैम बना रहे हैं तो डैम हेक्टेयर मीटर के बेस पे बन जाता है, डैम रिजर्वेयर जो होता है। वाटर सप्लाई स्कीम पर्सन के बेस पे होता है। रोड जो होता है किलोमीटर में, कैनल होता है किलोमीटर में, ब्रिज होता है मीटर में, पावर स्टेशन किलो वाट में। इस तरीके के बेस पर हम डिसाइड करके सर्विस यूनिट मेथड यूज करके हम कर लेते हैं, ठीक है। दूसरे की अगर मैं बात बताऊं, दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है प्लिंथ एरिया मेथड, नाम से ही आपको कुछ तो पता चल जाता होगा, प्लिंथ एरिया मेथड। अब प्लिंथ एरिया मेथड में क्या किया जाता है, जैसे कि सबसे पहले तो जो बिल्डिंग है उसका प्लिंथ एरिया फाइंड आउट कर लो, ठीक है, फ्लोर लेवल पे उसके प्लिंथ एरिया कितनी हो रही है वो कैलकुलेट कर दो। लेकिन मतलब ये पूरा आ जाता है, जो वॉल भी उसमें बने रहते हैं वो भी उसमें कंसीडर हो जाता है, तो ये चीज़ें हमें उसमें कंसीडर करने होते हैं। तो वो प्लिंथ एरिया मिल जाता है, और जब प्लिंथ एरिया जब मिल जाता है हमें तो उसकी अगर कॉस्टिंग फाइंड आउट करनी होती है तो एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग इसके बेस पे कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो चीज़ें मैं बता देता हूँ। एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग कैसे इसको कैलकुलेट किया जाएगा तो वो चीज़ें मैं बता देता हूँ। जब एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग मतलब आपका प्लिंथ एरिया मिल गया, प्लिंथ एरिया आपने फाइंड आउट कर लिया, इनटू क्या कर देना है कि रेट फॉर 1 मीटर स्क्वायर एरिया, क्या कर लेना है, रेट फॉर 1 मीटर स्क्वायर एरिया का कॉस्ट, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट इनटू प्लेन्थ एरिया, जितना एरिया होगा उसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आपका एस्टिमेटिंग कॉस्ट मिल जाएगा। जैसे मैं अगर एग्जांपल में बताऊं कि एक बिल्डिंग का प्लिंथ एरिया, कोई एक बिल्डिंग है जिसका प्लिंथ एरिया 200 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, और उसका रेट क्या है 3500 पर मीटर स्क्वायर रेट है, तो उसका एस्टिमेटिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा, प्लिंथ एरिया तुम्हारा 200 मीटर स्क्वायर है और रेट है 3500 पर मीटर स्क्वायर, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा 7 लाख रुपीज़ आ जाएगा, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इतना आ जाएगा, ठीक है। ये आपका प्लिंथ एरिया है और 1 मीटर स्क्वायर का ये कॉस्ट है, तो फिर बाद में ये मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो आपका ये कॉस्ट आ जाएगा 7 लाख रुपीज़ कॉस्ट आएगा। तो इस तरीके से एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें एक और पॉइंट बताऊं कि प्लिंथ एरिया में क्या क्या इंक्लूड नहीं किया जाता है वो चीज़ें याद रख लेंगे, ठीक है।
नॉट इंक्लूडेड, इंक्लूड नहीं किया जाता है। नॉट इंक्लूडेड में क्या आएगा, जैसे कि आप लिख सकते हो, जैसे कि आपका कैंटिलीवर पॉर्च हो जाता है, पॉर्च की बात करें। दूसरा बालकनी की अगर बात करें, बालकनी आपकी नहीं आती है। तीसरा फर्स्ट फ्लोर टेरेस नहीं आता है। ये वाला एरिया नहीं आ पाएगा। चौथे की बात करें लॉफ्ट, जो लॉफ्ट होता है वो भी नहीं आएगा। पांचवे की बात करें स्टेयरकेस नहीं आएगा। लिफ्ट शाफ्ट जो होता है वो नहीं आएगा। ये सब नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी पड़ती हैं, ठीक है। गार्बेज वाला एरिया होता है, वो सब चीज़ें यहाँ पर नहीं कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये था आपका मतलब दूसरा वाला पॉइंट। तीसरा मेथड आपके सामने लेकर आ रहा है। तीसरा मेथड भी देख लीजिए। थर्ड मेथड जो है, थर्ड मेथड क्या है, फ्लोर एरिया मेथड। फ्लोर एरिया मेथड। अब फ्लोर एरिया मेथड में क्या होता है, सिंपल सा आपको फ्लोर एरिया कैसे निकलेगा वो चीज़ें मैं बता देता हूँ। फ्लोर एरिया मिल गया तो वही एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का फॉर्मूला हो जाएगा। पहले तो फ्लोर एरिया कैसे मिलेगा वो चीज़ें मैं यहाँ पे बता देता हूँ। फ्लोर एरिया कैलकुलेट कैसे करोगे, क्योंकि कैलकुलेट करोगे तो फिर बाद में ना उसका एस्टिमेटिंग कर पाओगे और कॉस्टिंग, और ये फ्लोर एरिया निकालने को एस्टिमेट बोला जाएगा। फिर बाद में एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग कैसे फाइंड आउट किया जाएगा वो चीज़ें समझ लेंगे। फ्लोर एरिया कैसे मिलेगा, जैसे आपने प्लिंथ एरिया आपने फाइंड आउट किया था, प्लिंथ एरिया में से एरिया ऑफ वॉल माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ वॉल को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपको क्या मिल गया, फ्लोर एरिया मिल गया, ठीक है। फ्लोर एरिया मिल गया तो उसका अगर एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग करनी है, ठीक है, अगर निकालना है तो क्या होगा, सेम फॉर्मूला जो अभी ऊपर मैंने बताया था, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग अगर निकालनी है तो क्या हो जाएगा आपका, तो पहले तो फ्लोर एरिया, फ्लोर एरिया इंटू क्या कर दोगे, 1 मीटर स्क्वायर एरिया का कॉस्ट, 1 मीटर स्क्वायर फ्लोर एरिया का, फ्लोर एरिया कॉस्ट, रेट बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इससे मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो आपका एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग मिल जाएगी, उसका एस्टिमेट कॉस्टिंग फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। अब इसमें देखोगे कि इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है। इसमें अगर इंक्लूडेड की अगर मैं बात करूँ, उसमें क्या था, इंक्लूडेड नहीं थे। इसमें किस किस को हम इंक्लूड करते हैं वो चीज़ें हम बता देते हैं, किसको किसको इसमें इंक्लूडेड किया जाता है। हालांकि ये देखो ये थोड़ा सा थियरी है, आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगा, लेकिन जब मैं न्यूमेरिकल वाला पार्ट स्टार्ट करूंगा, डिटेल एस्टिमेट को स्टार्ट करके बताऊंगा, तो वहां पर ये सब जितने भी छोटे छोटे पॉइंट बता रहा हूं ना, ये काम आएंगे। क्योंकि ये चीज़ें अगर आपको नॉलेज नहीं है, ये चीज़ें आपको अगर पता नहीं है, तो वहां पर एस्टिमेट करना आपको दिक्कत देगा। इसीलिए ये सभी पॉइंटों को मैं आपको 1 बाय 1 करके समझा रहा हूं। अगर ये चीज़ों का आपको नॉलेज है तो आगे जाके आपको आसानी से, एकदम आसानी से आप समझ में आ जाएगा, सारे पॉइंट आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। इसलिए ये थियरी को पढ़ना आसान, मतलब थोड़ा सा बोरिंग जैसा लगेगा, लेकिन पेशेंस रख के थोड़ी सी थियरी को देख लो, कि ताकि आपको आगे जाके जब न्यूमेरिकल करते हो तो आपके लिए आसान हो सके, आपके लिए इजी हो सके, ठीक है। तो इस तरीके से अब इसमें इंक्लूडेड क्या किया जैसे जाता किया गया होगा, ठीक है। जैसे कि वॉल एरिया की अगर बात करें ना, जो वॉल एरिया था, जो वॉल एरिया में इंक्लूडेड था, जो माइनस हम करते थे, वॉल एरिया, ठीक है, वॉल एरिया में इंक्लूड किया जाता था, इन वॉल एरिया में इंक्लूड किया जा रहा है, जो हम माइनस करते हैं प्लिंथ एरिया में, तब जाके हमें फ्लोर एरिया मिलता है। कहने का मतलब है कि जो ये टॉपिक फ्लोर एरिया बता रहा हूँ, उसमें ये चीज़ों को कंसीडर नहीं किया जाता है, सिंपल मीनिंग है, ठीक है। जैसे इसमें पहला पॉइंट आप देख सकते हैं, पहला क्या बोला कि डोर एंड अदर ओपनिंग इन द वॉल, डोर एंड अदर ओपनिंग इन वॉल। दूसरा पॉइंट है कि बिल्ट इन कपबोर्ड, बिल्ट इन कपबोर्ड,
जैसे अलमीरा है, अलमारी जिसको बोला जाता है, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। जैसे फ्लूज आ गया, इंटरमीडिएट कॉलम है, तो ये सभी को इसमें एरिया को वॉल एरिया में इंक्लूड किया जाता है, जो हम प्लिंथ एरिया के साथ लेकर माइनस कर लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि ये मान लो आपका प्लिंथ एरिया था, अब इसके अंदर ये वॉल भी हैं, ये वॉल भी हैं, तो ये वाला पार्ट तो इसको माइनस करोगे, ठीक है, ये वाला पार्ट भी क्या करोगे, माइनस करोगे, ठीक है। बीच में मान लो कोई कॉलम आ गया तो ये पार्ट भी उसमें से माइनस करोगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अगर मान लो कि इधर साइड में आपने कपबोर्ड के लिए अलमारी बना के रखा, तो ये भी एरिया माइनस करोगे, तब ये जो ये आपको ब्लैंक दिख रहा है ना, ये जितना वाइट कलर का दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये जो आपका कलर से मैं बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया मिल जाए। ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये जितना भी रेड कलर से जो एरिया मिल रहा है ना, तो ये फ्लोर एरिया आपका हो जाएगा, ये आपका फ्लोर एरिया हो जाएगा। तो ये फ्लोर एरिया निकालोगे, फिर 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट क्या होगा, उस बेस पे आपको ये डिसाइड करना होगा। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट आपको बता देते हैं। नेक्स्ट आपका 4th नंबर पे है कारपेट एरिया मेथड। अब कारपेट एरिया मेथड क्या होता है वो चीज़ें थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। कारपेट एरिया मेथड, जो हम एरिया यूज करते हैं ना उसी को बोला जाता है कारपेट एरिया मेथड, ठीक है। जो क्या होता है, फ्लोर एरिया जो होता है, ठीक है, कारपेट एरिया इज द फ्लोर एरिया लेस देन द एरिया ऑफ द फॉलोइंग पोर्शन। इन जो फॉलोइंग पोर्शन है, इन पोर्शन से मतलब कम होता है कारपेट एरिया, ठीक है। जैसे वरांदा है, कॉरिडोर पैसेज है, इंट्रेंस हॉल एंड पोर्च है, स्टेयरकेस है, ये सभी से कम होता है, मतलब फ्लोर एरिया से कम होता है। एक तरह से हम बोल सकते हैं कि कारपेट एरिया इज़ लेस देन फ्लोर एरिया। यहाँ पर कारपेट एरिया कंसीडर करके किया जाता है, कारपेट एरिया निकाला जाता है, और ये कैसे निकलेगा, उसके फ्लोर एरिया में से जो बाकी बहुत सारे एरिया हम उसमें फ्लोर एरिया में कंसीडर किए रहते हैं वो हमें निकाल देने होते हैं। तो जो एरिया मिलता है वो कारपेट एरिया होता है, और कारपेट एरिया जब मिल जाता है तो इसमें कारपेट रेट हम फाइंड आउट कर लेते हैं और मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो हमें मिल जाता है एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग मिल जाती है उसकी। ये चीज़ें मैं छोटे छोटे पॉइंट में आपको समझा देता हूँ कि ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। फिर बाद में 5वां पॉइंट है आपका परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड क्या है, ठीक है, मतलब परसेंटेज में इसको काउंट किया जाता है, उसकी कॉस्टिंग जो ली जाती है। जैसे कि वाटर सप्लाई आ गया, तो वाटर सप्लाई जो टोटल उसका कॉस्ट होगा उसमें उसकी टोटल कॉस्ट का 4% वाटर सप्लाई चार्ज ले लिया जाता है। ड्रेनेज का अगर बात करें तो ड्रेनेज जो बनेगा वो भी 4% टोटल कॉस्ट का होता है। फिर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन जो होता है इसका टोटल कॉस्ट के साथ कितना चार्ज लिया जाता है, वो है 5 to लेके 8% तक इतना चार्ज इसमें कंसीडर कर लिया जाता है। तो ये परसेंटेज है, टोटल कॉस्ट का इतना परसेंटेज मेथड से, मतलब परसेंटेज मेथड ये काम आता है ना कि जैसे देखो पूरा टोटल कॉस्ट है तो उस टोटल कॉस्ट का कितना परसेंटेज वाटर सप्लाई के लिए, वाटर सप्लाई सिस्टम को बनाने के लिए लिया जाएगा, ड्रेनेज को बनाने के लिए कितना कॉस्ट खर्च पड़ेगा, और फिर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के लिए इतना खर्च पड़ेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ प्रॉफिट कॉस्ट, जैसे कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट कॉस्ट, ये सब परसेंटेज बेस पे होते हैं, ठीक है। तो इनको उस बेसिस पे हम कैलकुलेट करके और बता देते हैं। तो ये चीज़ें आपको आइडिया मिल गई होगी। ऐसे जितने भी हैं ना ये इसी तरीके से इसी के बेस पर हैं, तो सभी पॉइंटों को यहाँ पर अगर ऐसे बताएंगे तो बस इतना सिर्फ याद रखिए कि ये मेथड इस तरीके से यूज करके, बाकी जितने भी हैं वो सब यूज करके और इस तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं। बाकी जैसे मैं जितने भी छोटे छोटे पॉइंट लेकर मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, ये चीज़ें आगे जब आप पढ़ोगे ना, तो जब आपको ज़रूरत होगी ना
और फिर उस टाइम पे मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा, तो मेरे ख्याल से काफ़ी आपके लिए अच्छा भी रहेगा, क्योंकि अभी मैं ये सब चीज़ें बता रहा हूँ, आप लोग को समझ में नहीं आएगा कि ये कहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन जब मैं कैलकुलेशन करूँगा, जब रेट एनालिसिस वाला जब चैप्टर पढ़ाऊँगा ना, तब वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है कि क्या क्या ज़रूरतें होती हैं, तब वहाँ पर ये टॉपिक को एक्सप्लेन करके मैं अगर समझाता हूँ तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा कि हाँ हाँ ये पॉइंट हमने देखे थे जो इस बेस पे ज़रूरत पड़ रहे थे, कि जो हमारे लिए हेल्पफुल था, जो हमारे लिए काम था, तो उस चीज़ों को हम वन बाय वन करके थोड़ा सा कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स जो है ना, उसको थोड़ा सा हम नेक्स्ट वीडियोज़ में, नेक्स्ट लेक्चर में उसको मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा। काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट टर्म हैं जो अगर मैं वन बाय वन करके एक्सप्लेन कर दूं, सिर्फ उसके बारे में वो होता क्या है वो चीज़ें थोड़ा सा याद रखेंगे ना, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, कुछ मतलब इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो जानने के लिए हैं, वो चीज़ें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स जो यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट टर्म्स बोल सकते हैं, इम्पोर्टेंट टर्म्स मैं बता रहा हूँ जो आगे काम आएंगे। ठीक है, जैसे कि प्रोविजनल सम क्या होता है। प्रोविजनल सम की अगर मैं बात करूँ तो क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पर लिख देता हूँ। पहला इसमें प्रोविजनल सम होता क्या है, प्रोविजनल सम होता क्या है, वो चीज़ें मैं यहाँ पर लिख कर बता देता हूँ। मतलब ऐसे आइटम की बात कर रहा हूँ, फॉर सच आइटम, ध्यान से समझना, फॉर सच आइटम्स, आइटम्स मतलब मटेरियल्स। ठीक है, मटेरियल्स बोल सकते हो, या जैसे बीम कॉलम होते हैं वो भी एक प्रकार के आइटम्स ही हैं। ठीक है, मटेरियल सिंपल सा याद रखने का, फॉर सच आइटम और रीजनेबल अमाउंट, a reasonable amount is provided in the estimate and in the bill, बिल में जो हम उसका प्रोविजनल एस्टिमेट देते हैं। ठीक है, in the bill of quantity, in the bill of quantities known as प्रोविजनल सम, उसी को बोला जाता है प्रोविजनल सम। कभी अगर नाम आए कि प्रोविजनल सम क्या होता है, तो वो होता है कि ऐसा आइटम जिसका हम रीजनेबल अमाउंट प्रोवाइड करते हैं एस्टिमेट में, या तो बिल की क्वांटिटी में, क्वांटिटी ऑफ बिल जो होती है, जिसको एक तरह से बिल ही बोला जाता है। ठीक है, BOK बोला जाता है, BOQ बोला जाता है, कुछ नोन एज अ प्रोविजनल सम उसको बोला जाता है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आप याद रखोगे कि ताकि आपको आइडिया रहे कि प्रोविजनल सम क्या होता है, कि ताकि उसके बेस पे आप कुछ जो भी पॉइंट आपको बताना हो बता सकें। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्राइम कॉस्ट क्या होता है, दूसरा हेडिंग करके बता सकते हैं कि प्राइम कॉस्ट क्या होता है। अब प्राइम कॉस्ट होता क्या है, ये चीज़ें थोड़ा सा आपको समझने पड़ेंगे कि बहुत सारे जब आइटम क्वांटिटी की होते हैं जब, तो उसमें सब मतलब जितने भी आवश्यक होते हैं कंप्लीशन वर्क है बिल्डिंग में, उसमें जो जैसे कि वाटर सप्लाई फिटिंग है, सैनिटरी फिटिंग है, डोर एंड विंडो फिटिंग है, उसको आर्किटेक्ट डिसाइड किए गए रहते हैं। ठीक है, तो उनके जो अमाउंट जो हम तैयार करते हैं, जो चीज़ें मतलब हम जैसे कि वाटर सप्लाई के लिए जो जो आइटम्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर बाद में उसके जो कॉस्ट होते हैं ना, वो चीज़ें कॉस्ट जब हम ऐड करते हैं तो उसको प्राइम कॉस्ट बोला जाता है। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं कि सच आइटम आर नॉट वर्क आउट एट द टाइम ऑफ इनवाइटिंग टेंडर, जब इनवाइटिंग टेंडर होता है तो उस टाइम पर मतलब ये आइटम्स नहीं वर्क रहते हैं, बट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ सच आइटम अ लम सच अमाउंट इज पुट ऑफ द बिल ऑफ क्वांटिटी, दिस अमाउंट इज नोन एज अ प्राइम कॉस्ट बोला जाता है।
तो इसको भी लिख लेते हैं कि ताकि आपको आइडिया रहे। द डिटेल of such item a lump such amount are not worked out at the time of inviting tender but for the execution ठीक है, जब वर्क के टाइम पे होता है ऑफ सच आइटम्स a lump such amount is put up in the bill of quantities. This amount is known as a prime cost. This amount is known as प्राइम कॉस्ट। मतलब ये प्राइम कॉस्ट क्या होता है, देखिए वहाँ पे बहुत सारे कॉस्ट को डिफाइन करने होते हैं, तो आपको अगर इसके बारे में आइडिया रहेगा तो अब आप बता सकते हैं कि ये प्राइम कॉस्ट होता है, ये प्रोविजनल कॉस्ट होता है, ये प्रोविजनल क्वांटिटी होती है, स्पॉट आइटम होता है, डे वर्क होता है। ये सब चीज़ें तब समझ में आएगा कि जब आप मतलब ये चीज़ें पढ़े रहेंगे, तब वो जगह पे आप बता सकते हैं कि कुछ प्राइम कॉस्ट लेने होते हैं, कुछ प्रोविजनल कॉस्ट लेने होते हैं, तो किस पर्पज़ के लिए ले रहे हो ये आपको आइडिया होना चाहिए। तो ये पॉइंट मुझे बताना था। आप देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए कि ताकि आपको सारे पॉइंट आपको समझ में आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।